हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी अभिलाषा। तो आज हम शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के साथ। पिछली वीडियोस में मैंने कई सारे किंगडम्स आपको, जैसे कि किंगडम फंजाई पूरा क्लियर करवा चुका है। आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट करने वाले हैं तो कुछ पहले लेक्चर्स में आपको मैंने हिंट दिया था कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले मेंबर्स की एक पहचान होती है कि जितने भी मेंबर्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कराया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां मैंने आपको बताया था कि टोटल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम 5 किंगडम पढ़ते हैं। कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 किंगडम्स का पूरे ढंग से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि प्लांटे और एनिमल्स को दूसरे, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में भी डिस्क्राइब करा हुआ है। तो इस चैप्टर में कोई खासा खास कोई टीचर यहाँ पे समझाता नहीं है, मैं उसको थर्ड और फोर्थ चैप्टर में ही समझाऊंगी। मैं अभी तक आपको किंगडम फंजाई पूरा करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहां आपको एनसीईआरटी की एक लाइन मिलेगी। एनसीईआरटी कहती है कि इस किंगडम की कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री इन द सेंस, जैसे होता नहीं है भंडारा, हिंदू लोग जितने भी होंगे उन लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ भंडारा होता है, तो भंडारे की ना कोई लिमिट नहीं होती। हम जब भंडारा करवाते हैं तो केवल ये नहीं बोलते कि केवल परिवारजनों को ही आना है। जब हम भंडारा करवाते हैं तो उसमें हर व्यक्ति का वेलकम करते हैं कि आप यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। लेकिन बस एक कंडीशन होती है कि जितने भी भंडारा खाने वाले व्यक्ति आ रहे हैं उनके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जिस भगवान के प्रति हम करवा रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की, तो जैसे कि मैंने कहा कि इस किंगडम की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है। इसके अंदर जितने अदर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है, जितने भी यूकैरियोटिक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है, अपार्ट फ्रॉम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा के अंदर फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इन तीनों ग्रुप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम इसके अंदर जगह दे देते हैं। कंडीशन, पहली कंडीशन, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि वो यूकैरियोट्स तो है ही है, उसके साथ साथ उनका यूनिसेलुलर होना जरूरी है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई। तो अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा का, आपको मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स का, तो एनसीईआरटी ने इनको 3 में डिस्क्राइब करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, कि किस प्रकार से वो अपना खाना ले रहे हैं। उस बेसिस पर एनसीईआरटी ने किंगडम प्रोटिस्टा को 3 क्लास में डिवाइड करा है। वो 3 क्लास कौन कौन सी हैं? दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, दे कैन बी सैप्रोफाइटिक, और जो लास्ट मोड रहता है दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक। डन। एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए। पिछले जितनी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसमें भी बोलती थी, मैं पढ़ा रही हूँ, उसके साथ साथ प्लीज एनसीईआरटी खोल के बैठिए, मार्क करते रहिए, याद जल्दी होता है। डन। और हाँ, इस चैप्टर का सबसे बड़ी मतलब कमी क्या रहती है ना, हमको लगता है कि हाँ हमें एक बार में याद हो गया, लेकिन हम रिवाइज नहीं करते ना तो ये चैप्टर हम भूल जाते हैं, फिर दोबारा से आपको वीडियोस देखनी पड़ती हैं। तो बार बार इस चैप्टर को, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं एग्जाम्पल्स की, उनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। मतलब वो ना चीज दिमाग में भर जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी वीडियो देख रहे हैं बार बार, खुद का टाइम वेस्ट करोगे। एग्जाम्पल्स जो बता चुकी हूँ उनको याद करो। 80% चांसेस होते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल से आ जाते हैं। ठीक, तो आज यहाँ पर हम लोग कह रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। हमने प्रोटिस्टा को ऑन द बेसिस ऑफ कि किस प्रकार से वो अपने न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं, हमने 3 में डिवाइड करा। दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, अगर वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, मतलब सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं, तो ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहा। अपार्ट फ्रॉम दैट सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक सबने पढ़ रखा है, जो सड़े गले को फीड करते हैं उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और लास्ट में आते हैं हेटेरोट्रॉफिक, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेटिक की, इसके अंदर 3 हम प्रोटिस्टा मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और लास्ट में आता है हमारे पास यूग्लिनॉइड्स।
डन। सैप्रोफाइटिक के अंदर हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर हम 4 क्लासिफिकेशन करा है इसमें भी हमने, एमीबॉइडल, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। एमीबॉइडल, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और लास्ट में हमारे पास है स्पोरोजोन्स। तो क्या बताया मैंने आपको अभी तक? मैंने आपको सिंपल बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के बारे में, कि जितने भी हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी कंडीशन है दे शुड बी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ उनका यूनिसेलुलर होना भी जरूरी है। यही रीजन है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसके अंदर और ग्रुप के और यूकैरियोटिक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, कि किस प्रकार से अपना खाना ले रहे हैं। हमने किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स को 3 में क्लासिफाई करा है। पहला फोटोसिंथेटिक, दूसरा सैप्रोफाइटिक, तीसरा हेटेरोट्रॉफिक। एनसीईआरटी खोल के बैठिए, वहां पर आपको बहुत अच्छे से ना फिगर्स भी रिप्रेजेंट हो रही होंगी। कोशिश करूंगी मैं आपको फिगर्स दिखाने की इस बार, क्योंकि एनसीईआरटी में फिगर्स जो दिखाई हुई है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडिटिंग करते वक्त यहाँ पर फोटोज लगा दूंगी, लेकिन आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिए, वहां पर फिगर लगी हुई है तो अच्छा समझ में आएगा आपको। तो मैंने बोला फोटोसिंथेटिक को भी हमने फर्दर क्लासिफाई करा है 3 में, क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स एंड यूग्लियोनाइट्स। सैप्रोफाइटिक को डिवाइड करा है स्लाइम मोल्ड्स, इसका जो एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड्स पढ़ते हैं। और हमारे पास जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उसके अंदर हम 4 कैटेगरी पढ़ते हैं, एमीबॉइडल, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। आई होप इतना पार्ट क्लियर है, प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पढ़ते हैं फिर आगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेटिक। किंगडम प्रोटिस्टा का जो पहला न्यूट्रिशन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, जो फोटोसिंथेसिस में हमने डिवाइड करा था, 3 कैटेगरी थी, क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स और लास्ट में था यूग्लियोनाइट्स। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिसोफाइट्स के साथ। क्रिसोफाइट्स के अंदर बेसिकली एनसीईआरटी ने 2 डिवीजन दिए हैं, कि इसके अंदर हम 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, डायएटम्स और बोलता है एक डेस्मिड्स। सबसे पहले ही एनसीईआरटी ने इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, कि अगर हम इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इनका स्ट्रक्चर सोप बॉक्स जैसा रहता है। सोप बॉक्स, दे हैव सोप बॉक्स लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है कि दी आप बोल रहे हो कि सोप बॉक्स लाइक, मतलब समझ नहीं आया। तो जैसे सोप बॉक्स होता है ना, एक ऊपर का ढक्कन होता है, एक नीचे का चैम्बर। अपने हाथ से करने की कोशिश कर रही हूँ। सोप बॉक्स ऐसे होता है कि एक नीचे वाला चैम्बर होता है जिसमें आप सोप रखते हो, और ऊपर से उसका कवर होता है। एग्जैक्टली इनका बॉडी भी इसी टाइप का होता है, कि नीचे एक इस तरीके की रहता है कवरिंग, और ऊपर इसमें इस तरीके का। आई होप कि उसमें दिखाई दे रहा होगा, मतलब फंस जाते हैं। 2 सेगमेंट हैं वो एक दूसरे में कैसे हो जाते हैं, फंस जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बात करी है इनके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स की। तो इनके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फोटोसिंथेटिक है। उसके साथ साथ आपको क्लोरोफिल ए के साथ इसमें देखने को मिलता है फ्यूकोजेंथिन। याद रखिएगा, ये पिगमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोरोफिल ए के साथ साथ इसके अंदर जो पिगमेंट देखने को मिलता है वो है आपके पास कौन सा, फ्यूकोजेंथिन। क्या बताया मैंने अभी तक? क्रिसोफाइट्स के अंदर भी हम 2 एग्जांपल्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डायएटम्स, दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं हम डेस्मिड्स। दोनों की बात करी जाए तो दे हैव सोप बॉक्स लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक सेगमेंट के अंदर दूसरा सेगमेंट घुसा हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला है पिगमेंट्स के बारे में, तो उनके अंदर बेसिकली 2 पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारे पास क्लोरोफिल ए, दूसरा पिगमेंट जो रहता है दैट इज फ्यूकोजेंथिन। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इनके अंदर इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर, इनके सेल वॉल में हमें सिलिका मिलता है। सेल वॉल है सिलिका, और इस सिलिका की प्रेजेंस की वजह से इनका सेल वॉल काफी ज्यादा थिक और कहूं तो इनडेस्ट्रक्टेबल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर बन जाता है। और जब ये डायएटम्स और डेस्मिड्स मर जाते हैं नीचे, जब समुद्र की सतह पर रहते हैं, एक्चुअली मैं इनका हैबिटेट बताना भूल गई। सो दे हैव एक्वेटिक हैबिटाट, स्पेसिफिकली दे आर मैरीन। डन।
तो इन्होंने बताया कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, उनके सेल वॉल में सिलिका देखने को मिलता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से जब ये मर जाते हैं तो ये समुद्र की सतह जो होती है, समुद्र की जो लेयर होती है लास्ट बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट, उसमें जाके एक के ऊपर एक इकट्ठे होने लगते हैं। और जब ये इनका जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी जो पूरी सेल वॉल होती है वो एक फॉर्म बनाती है, उसे बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। द सिलिका from the cell wall forms diatomaceous earth. Diatomaceous earth. Let me check, ये दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास जो क्रिसोफाइट्स के मेंबर रहते हैं, क्रिसोफाइट्स के मेंबर्स हमारे पास हमने दो में डिवाइड करे, डायटम्स और डेस्मिड्स में। दे हैव सोबॉक्स लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक सेगमेंट के अंदर दूसरा सेगमेंट रहता है। इनके अंदर अगर पिगमेंट्स की बात करूं तो इनके अंदर दो पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए, दूसरा हमारे पास रहता है फ्यूकोजेंथिन। उसके बाद मैंने बोला कि इनका जो सेल वॉल रहता है उस सेल वॉल के अंदर सिलिका कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। यही रीजन है जब ये मर जाते हैं तो ये मरीन एनवायरमेंट में वैसे भी रहते हैं, तो इनकी जो डेड बॉडीज होती हैं वो समुद्र की सतह से लग जाती हैं, और टाइम टू टाइम वो जब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो वहां एक टर्म यूज करते हैं उस चीज के लिए, दैट इज डायटोमेशियस अर्थ। एक चीज यहाँ पे बताने वाली है कि इनके पास फ्लैजेला नहीं होते, दे लैक फ्लैजेला, और यही रीजन है कि इनको हम प्लैंक्टॉन्स की कैटेगरी में रखते हैं, प्लैंक्टॉन्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सेगमेंट में आपको फर्दर डिटेल करती हूँ मैं इसको। में आपको मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया था, दैट इज हमारे पास जो क्रिसोफाइट्स रहते हैं, दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, लेकिन इनका हैबिटेट एक्वेटिक है। तो क्वेश्चन आता है कि वो किस तरीके से रहते हैं, तो इनके लिए टर्म यूज करी जाती है, फ्लैजेला तो है नहीं, तो ये वाटर के फ्लो के साथ मूव करते हैं, इसलिए हम इनके लिए यूज टर्म करते हैं प्लैंक्टॉन्स। क्या बोला? देखिए दो टर्म्स होती हैं, दो तो ये, जैसे कि प्लैंक्टन टर्म्स किसके लिए यूज होती है, जितने भी पैसिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी चीज अगर पैसिवली मूव कर रही है उसके लिए टर्म यूज करते हैं प्लैंक्टन। अभी भी समझ नहीं आया, कुछ लोगों को एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपने देखा होगा गंगा जी वगैरह, कोई भी नदी वगैरह होती है, उसमें आप वाटर बॉटल डालिए, खाली वाटर बॉटल डाल दीजिएगा, जहां पानी का बहाव ले जाता है वो पानी की बोतल जो है वो वहीं पर फ्लोट करती है। वो गाना याद है ना, ले जाए चाहे जहां हवा, एग्जैक्टली वही चीज है। ऐसी चीज जो अपनी एनर्जी को यूज कर नहीं मूव करती, जहां बहाव जहां ले जा रहा है वो चीज वहां जा रही है, इधर एयर करंट और अ वाटर करंट। अभी हम एक्वेटिक हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो वो वाटर करंट की बात करेंगे, वाटर करंट की। तो जहां पानी का बहाव उस चीज को बहाकर ले जा रहा है वो चीज उसी के साथ चल जा रही है। यही चीज क्रिसोफाइट्स के साथ देखने के लिए मिलती है। इनके पास फ्लैजेला तो होते नहीं है, तो वो मूव कैसे करते हैं, तो जहां पानी का भाव इन्हें ले जाता है तो पानी के भाव के साथ ही वो बहते चले जाते हैं। वही ले चाहे चाहे जहां हवा, मुझे गाना याद नहीं है, बस एक टर्म याद थी, लाइन याद थी उसकी, तो मैंने यहाँ बता दी आपको, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्टिवली मूव ना कर, एक्टिव का मतलब होता है जब आप एनर्जी का यूज करते हैं, तो ये को अपनी एनर्जी तो यूज नहीं कर रहे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैसिवली मूव करते हैं, अपनी एनर्जी को कोई यूज नहीं कर रहे, दूसरे की हेल्प से मूव करते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्लैंक्टॉन्स। तो क्योंकि क्रिसोफाइट्स के पास फ्लैजेला नहीं होते हैं तो हम बोलते हैं कि इन्हें हम बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स। ये पैसिवली मूव करते हैं, दे मूव पैसिवली। लास्ट में आपको मैंने ये बताया था कि क्रिसोफाइट्स के जो मेंबर्स आते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स, ये जमीन की सतह से लग जाते हैं, मरीन एनवायरमेंट में रहते हैं, तो जब ये मर जाते हैं तो नीचे इनका एक गैदरिंग सी बनती है जिसे हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। बायोलॉजी में उस डायटोमेशियस अर्थ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डायटोमेशियस, स्पेलिंग फिर गलत हो गई है, डायटोमेशियस उस डायटोमेशियस अर्थ का यूज इस तरीके से है कि उसका यूज हम सिरप मेकिंग में करते हैं, पॉलिशिंग में करते हैं, एंड समटाइम इन फिल्टरेशन। मतलब कि जैसे ऐसे समझ लीजिएगा, बहुत ही अलग एग्जांपल दे रही हूं मैं। जैसे हमारे पास रेत होती है, अभी आप किसी गांव देहात में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि होटल्स पे देखने को मिल जाएगा, जो ढाबे वगैरह होते हैं, वो जो बर्तन होते हैं ना, उन बर्तनों को वो उससे रगड़ते हैं, रेत से रगड़ते हैं। रेत से ना बर्तन बहुत अच्छा साफ होता है। तो उसी तरीके से हमारे पास डायटोमेशियस अर्थ जो हमें मिलता है
उसका यूज पॉलिशिंग में करा जाता है, मतलब कुछ चीजों को ये पॉलिश करने में, मतलब ये थोड़ा ना रेगमा जैसा अपना इसका स्ट्रक्चर रहता है, मतलब इसका जो टेक्सचर है वो काफी रफ होता है, तो वो सिरप मेकिंग में, पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। इसकी इसमें ज्यादा आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि सर्च करने बैठ गए कि अच्छा कैसे करता है क्या करता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में इतना ही बताया गया है, इतना ही काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर हाँ आपको ग्रेजुएशन में चाहिए तब आप गूगल कर सकते हैं कि अच्छा कैसे करा जाता है। बाकी 11-12 तक के वहां तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप पूरा सर्च कर रहे हैं। बस याद करिए कि जब ये डायग्रोसोफाइट नीचे जमीन की सतह से लग जाते हैं मरीन एनवायरनमेंट में, तो हमारे पास जो चीज देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। वो जो गैदरिंग बन जाती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दैट इज डायटोमेशियस अर्थ। उस डायटोमेशियस अर्थ का हम कैसे यूज करते हैं? हम उसका यूज या तो सिरप मेकिंग में करते हैं, पॉलिशिंग में करते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन में करते हैं। यहाँ पर एक चीज तो बताने वाली है कि हमारे यहाँ क्रिसोफाइट्स के अंदर दो मेंबर्स आते हैं, डायटम्स एंड डास्मिड्स। डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लोकेट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी ने ना जहां ये एक्सप्लेन कर रखा है क्रिसोफाइट्स वाला, तो बिल्कुल लास्ट लाइन, आप मेरे पास एनसीईआरटी यहाँ पे रखी हुई नहीं है, बिल्कुल लास्ट लाइन पेज के लास्ट में लिखा हुआ है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। बच्चे उस लाइन को नेग्लेक्ट कर जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में लिखी हुई है और बुलेटिन से भी लिखी हुई है, नॉर्मल फॉर्मेट में लिखी हुई है ना, तो प्लीज उसको ना अंडरलाइन कर लेना। अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे उसको अभी अंडरलाइन कर लो, हैशटैग लगा लो, वो लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। डन। तो एक बार पूरा रिवाइज करवा देती हूँ मैंने क्रिसोफाइट्स में क्या बताया। मैंने बोला किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन 3 में डिवाइड करा। दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, दे कैन बी सैप्रोफाइटिक एंड दे कैन बी हेटेरोट्रॉपिक। सॉरी, अगर मैं बात करूं हमारे अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के मेंबर्स की, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के अंदर हमने 3 पढ़े थे, क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स एंड यूग्लोनाइट्स। क्रिसोफाइट्स हमने जस्ट अभी पूरा कर लिया है। क्रिसोफाइट्स के अंदर हमारे पास 2 मेंबर्स आते हैं, डायटम्स एंड डास्मिड्स। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के पास फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, दे मूव पैसिवली ऑन दी वाटर सरफेस। प्लैंक्टॉन्स टर्म यूज करा जाता है उनके लिए। अगर उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उनका जो सेलुलर रहता है उसके अंदर सिलिका की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जब वो मर जाते हैं तो समुद्र की सतह तक लग जाते हैं, एक चीज की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। उस डायटोमेशियस अर्थ का हम किस तरीके से यूज करते हैं? सिरप मेकिंग में, पॉलिशिंग में, या फिर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। उसके बाद पिगमेंट्स की बात करें तो इनके पास दो पिगमेंट रहते हैं, क्लोरोफिल ए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा इनके पास दूसरा पिगमेंट जो रहता है दैट इज फ्यूकोजेंथिन। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई कि इनका हैबिटेट, दे आर एक्वेटिक इन नेचर, मरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट लाइन जो मैंने बताई थी, दैट डायटम्स को एनसीईआरटी ने बिल्कुल लास्ट लाइन लोकेट करा है, दैट दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। आई होप कि आपको पूरा क्रिसोफाइट समझ में आ गया होगा। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं समझाऊंगी आपको डायनोफ्लेजिलेट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका। डायनोफ्लेजिलेट्स की बात करूं, फ्लैजिलेट्स स्पेलिंग में हमेशा गलत कर देती हूँ। डायनोफ्लेजिलेट्स के मेंबर्स भी होते हैं, ये जो जितने मेंबर आते हैं इसके अंदर, एक ही एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है, गोनयोलेक्स। गोनयोलेक्स, लेट मी चेक द स्पेलिंग, GONYAULAX। आज मैंने सही लिख दी एकदम से, ठीक है। तो डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर एनसीईआरटी ने केवल एकमात्र एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करा, दैट आर गोनयोलेक्स। जैसे कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है डायनोफ्लेजिलेट्स, एग्जैक्टली डायनो 2 टर्म से मिलकर बनी है, बायोलॉजी बोलती है तोड़ दो, तो यहाँ पर तोड़ देना। डायनो टर्म आई है डो से, 2, और फ्लैजिलेट्स आया है फ्लैजिला। मतलब डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके पास हमें 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। कितने फ्लैजिला? दे हैव 2 फ्लैजिला। दे हैव 2 फ्लैजिला। लेकिन इनके जो फ्लैजिलास हैं वो राजू की तरह नहीं, जैसे राजू है ना, माइटी राजू, और भीम में जो राजू आता था छोटा सा चड्डी पहनकर, ठीक है, तो उसके जैसे सर पर 2 बाल निकले वो होते हैं, तो उनको फ्लैजिला से समझाती हूँ। इसके फ्लैजिलास ऐसे नहीं होते, 2 फॉर्म्स में निकलते हैं। एनसीईआरटी ने एक्सप्लेनेशन दिया है, कुछ ट्रायंगुलर जैसा स्ट्रक्चर बनाया है इसका, और एक जो फ्लैजिला रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से निकलता है, और एक जो फ्लैजिला निकलता है वो हमारे पास ट्रांसवर्स ग्रुप से निकलता है। ग्रुप मीन्स होता है गड्ढा। तो इसके पास 2 फ्लैजिलास हैं लेकिन लोकेशन अलग है, एक लॉन्गिट्यूडनली निकलता है लंबाई में, और एक ट्रांसवर्सली निकलता है, ठीक है। तो ये वाला जो निकल रहा है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, और जो दूसरा है वो है हमारे पास
ट्रांसवर्स फ्लैजिला। डन। उसके बाद इन्होंने इसका सेल वॉल बोला है कि इसका जो सेल वॉल है वो स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट का बना हुआ है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स। स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स, इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनके पास आपको सम सॉर्ट ऑफ सिलिका देखने को लिए मिल जाता है, लेकिन इतना ज्यादा लोकेट नहीं करा है। एनसीईआरटी बोल रही है स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट का इसका सेल वॉल बना हुआ होता है। बात करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स की। तो पिगमेंट्स अगेन इसके पास दो हैं, क्लोरोफिल ए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो क्लोरोफिल ए तो मस्ट है। उसके साथ साथ जो दूसरा पिगमेंट मिलता है दैट इज फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन वैसे तो ये डिफरेंट आपको कलर्स के देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है फाइकोइरिथ्रिन। देखिए फाइकोइरिथ्रिन जो टर्म होती है वो डिस्क्राइब करती है रेड कलर के लिए। हमारे पास डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर आने वाले जो एग्जांपल्स हैं दे हैव डिफरेंट कलर, मतलब उनके पास डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो एक्सप्लेन कर रही है वो फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट को एक्सप्लेन कर रही है कि फाइको क्लोरोफिल तो रहता ही रहता है, उसके साथ फाइकोइरिथ्रिन नाम का एक पिगमेंट रहता है जो कि इनको रेड कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एक इसके अंदर मैंने एक पॉइंट बताया कि इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब इनके अंदर बाइनरी फिजन होता है और इतना अत्यधिक होता है कि पूरे जो समुद्र की सतह होती है ना, मतलब डिवाइड करते हैं और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रेड कलर का है। तो अगर आप दूर से उस समुद्र की लेयर को देख रहे हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि पूरे लेयर पर एक ना टाइड सी आ गई, रेड टाइड आ गई है। मतलब दूसरे लैंग्वेज से समझाऊं तो ऐसा लगेगा पूरा जो लेयर है वो ना उसकी तरह खून की नदी की तरह बह रहा है। मैं आपको एक फोटो लगा दूंगी यहाँ पे साइड में तो जिससे कि क्लियर हो जाए, या फिर आप गूगल कर सकते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन रेट इतना ज्यादा हाई होता है। मैं उसको सेगमेंट को भी रेज कर देती हूँ, एक मिनट। क्या बोले हम कि डायनोफ्लेजिलेट्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं इनके अंदर दे हैव हाई रिप्रोडक्शन रेट, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके अंदर हमें बाइनरी फिजन देखने के लिए मिलता है और इतना ज्यादा जल्दी ये बाइनरी फिजन करके रिप्रोड्यूस करते हैं कि दे लीड्स टू रेड टाइड। दे लीड्स टू रेड टाइड, मतलब इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है। जैसे देखा होगा ना आपने कुछ आपके शहर में कहीं भी कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहां पानी इकट्ठा रहता है, वो ऊपर काई जम जाती है ग्रीन कलर की, लेकिन ये समुद्र में देखने के मिलते हैं। इनका रिप्रोडक्शन रेट इतना ज्यादा हाई है कि दूर से देखने में लगेगा इनका नंबर तो बहुत ज्यादा होता है, रेड कलर के हैं तो दूर से देखने में मिलता है कि रेड टाइड आ गई एकदम से, ठीक है। तो दे लीड्स टू रेड टाइड। और समटाइम इनके अंदर से कुछ मेंबर्स होते हैं काफी ज्यादा पॉइजनस चीजें सिक्रेट करते हैं, टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं जो कि हार्म कर देते हैं वहां पर रहने वाली फिशेस वगैरह को। मतलब जितने भी एक्वेटिक हैबिटेट वहां पर जिस एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनको इनके टॉक्सिन से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मतलब इट लीड्स टू दैट, ठीक है। तो इट लीड्स दे रिलीज टॉक्सिन, दे रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस that cause harm to the fishes. बस इतना ही समझाया गया आपको डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में। छोटे छोटे सेगमेंट है लेकिन बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। जैसे कि पिछला क्रिसोफाइट से क्वेश्चन वाला इंपॉर्टेंट रहता है कि क्रिसोफाइट्स का एक तो सोवॉक लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि वो डायमेटेड अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है उनके अंदर रखने वाले पिगमेंट क्लोरोफिल ए और फ्यूकोजेंथिन, चौथी इंपॉर्टेंट चीज डायटम जो होते हैं दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ये 4 पॉइंट है जो कि क्रिसोफाइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं डायनोफ्लेजिलेट्स, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स ग्रुप से निकलता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से निकलता है। फ्लैजिला खत्म होने के बाद इनके अगर पिगमेंट्स की बात करा जाए 2 पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए मस्ट है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, उसके साथ साथ दूसरा जो पिगमेंट है दैट इज फाइकोइरिथ्रिन। डिफरेंट कलर्स के देखने के लिए मिल जाते हैं लेकिन प्रोमिनेटिंग जो रहता है वो रेड कलर रहता है। इनके अंदर दूसरा जो अगला पॉइंट रहता है इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन रेट काफी ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से समुद्र के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि बिकॉज दे लीड्स टू द रेड टाइड की फॉर्मेशन करते हैं। और इनका जो रेड टाइड है मतलब इनके अंदर से कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ये हार्म करते हैं जहां पर रहने वाली इर्द गिर्द जितने भी फिश वगैरह रहते हैं, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको ये हार्म प्रोवाइड करते हैं। मतलब हार्म प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनके लिए हार्मफुल होते हैं। डन। और इसमें एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, बिल्कुल दुबका कर एक ब्रैकेट में रखा है तीसरी चौथी लाइन में कि इसका एग्जांपल है हमारे पास गॉन योलेक्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज यूग्लिनॉइड्स। डन।
चलिए बात करते हैं अब हम अगले मेंबर के बारे में किंगडम प्रोटिस्टा के, जो कि फोटोसिंथेटिक है, दैट आर यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यूग्लिनोइड्स। बचपन से एक एग्जाम्पल तो सब पढ़ते आ रहे हैं, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर आने वाले एग्जाम्पल का नाम है यूग्लिना। सबसे पहला पॉइंट यूग्लिना के बारे में कि इनके बॉडी के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट। पहला पॉइंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल की जगह इनकी बॉडी के बाहर, अगर मैं इनका बॉडी बनाऊं, इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी बॉडी के बाहर सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन एक प्रोटीनेशियस कवरिंग देखने के लिए मिलती है। बाहर जो मैंने बनाया है, एक प्रोटीनेशियस कवरिंग हमें इनके बाहर देखने के लिए मिलती है। इस प्रोटीनेशियस कवरिंग का नाम होता है हमारे पास पेलिकल। प्रोटीनेशियस कवरिंग नोन एज पेलिकल। क्वेश्चन आता है कि पेलिकल क्यों दी गई है, तो याद रखिएगा कि पेलिकल जो होती है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि मतलब ये इजीली ना इस तरीके से मूव कर पाते हैं। मतलब सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, लेकिन पेलिकल जो कि प्रोटीनेशियस कवरिंग है, उनको इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि पतले जो एरिया रहता है, मतलब समुद्र के अंदर जो भी पतला पतला एरिया रहता है, उसके अंदर से इजीली ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूग्लिनोइड का हमारे पास, यूग्लिना। दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आता है क्वेश्चन कि दी हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया, हेटेरोट्रॉफिक पढ़ लिया, सैप्रोफाइटिक पढ़ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग मिक्सोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन? तो इसको समझने के लिए एक लाइन बेस्ट है, बेपेंदी का लोटा। सबने सुन रखा है, सब अपने दोस्तों को भी डाल देते हैं, कभी का ना फ्रेज हम बोल देते हैं, अबे तू तो बेपेंदी का लोटा है, तू ये है, तू वो है। क्या होता है बेपेंदी का लोटा? जो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए, जहां कंडीशंस अच्छी होती है उस तरफ रिलाई कर जाता है। कहने का मतलब क्या, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो न्यूट्रिशन शो करता है, या तो ये फोटोट्रॉफिक है, फोटोट्रॉफिक, या ये शो करता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी स्पेसिफिकली कहूं अगर मैं, तो सैप्रोफाइटिक। कहने का मतलब क्या, फोटोट्रॉफिक मतलब अगर इसको सनलाइट मिलती है तो सनलाइट की हेल्प से अपना मतलब फूड वूड बनाता है, खाना वाना लेता है। लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल है इसके लिए, अनफेवरेबल इन द सेंस सनलाइट अगर इसे नहीं मिल रही है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके इर्द गिर्द रहते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, उनको मारकर ये अपना नरिशमेंट गेन कर लेता है। मतलब इसको कभी भूखमरी की ऐसी कोई सेंस नहीं आएगा इसके पास कि मतलब भूखमरी होगी, हो मेरे को तो खाना नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग को होता है ना, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, किसी नॉनवेज वाली पार्टी में चले जाए तो बस मुंह बनाकर बैठे रहते हैं, या नॉनवेज होते हैं और वेजिटेरियन पार्टी हो रही है, कुछ भंडारा वगैरह जैसा हो रहा है, तो हम ऐसे साइड में कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है यार, खाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो वही चीज है कि इनके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो मिक्सोट्रॉफिक फॉर्म न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। मतलब कि बेपेंदी के लोटे हैं कि अगर कंडीशन जहां फेवरेबल नहीं है, अगर सनलाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेटिक है, सनलाइट नहीं मिल रही है तो ये सैप्रोफाइटिक करके अपना खाना खा रहे हैं। आया समझ में? अब बात करते हैं इनके पास पिगमेंट की। जैसे मैंने बात करा था क्रिसोफाइट्स के मेंबर्स की, क्रिसोफाइट्स के जो मेंबर्स थे उनके पास दो पिगमेंट्स थे, क्लोरोफिल ए और फ्यूकोजेंथिन। डायनोफ्लैजेलेट्स के पास अगेन दो पिगमेंट्स थे, क्लोरोफिल ए और फाइकोएरिथ्रिन, जो कि रेड कलर प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे पास यूग्लिनोइड्स के मेंबर्स की, तो इनके पास दो पिगमेंट रहते हैं, दैट आर क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। ये बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि इनके अंदर दो पिगमेंट वही पाए जाते हैं जो कि हायर प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जो आपको जितने प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, हायर प्लांट्स के अंदर जो हमें पिगमेंट देखने के लिए मिलते हैं, बिल्कुल वही पिगमेंट इनके अंदर है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगर कोई रह जाता है, रियली सॉरी फॉर दैट। एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा, छोटा सा ही कॉर्नर में दे रखा है, फोटोज में आपको लगा दूंगी, एडिटिंग करते वक्त आपको और दिखाई दे जाएगा। नहीं, अगर नहीं कर पाती है तो प्लीज एनसीईआरटी खोल के बैठिए, छोटे छोटे सेगमेंट है, इजिली समझ में आ जाएगा। एक बार पूरा रिवाइज करवा देती हूँ। फोटोसिंथेटिक किंगडम प्रोटिस्टा, मैंने बोला किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म आपके पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, उनको हमने डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड सैप्रोफाइटिक। फोटोसिंथेटिक के अंदर तीन ग्रुप्स बताए गए हैं, क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर फर्दर हमें एक एग्जाम्पल रखा है, दैट आर स्लाइम मोड्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले, उसके अंदर अगेन एनसीईआरटी ने 4 एग्जाम्पल दी है, एमिबॉइडल, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स एंड फ्लैजेलेटेड। इतना समझ में आया? नहीं आया तो पीछे वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी जब रिवाइज करते वक्त मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेटिक के अंदर आने वाले क्रिसोफाइट्स, उसके अंदर 2 एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी ने, डायएटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स। उनके अंदर पाए जाने पिगमेंट 2 हैं, क्लोरोफिल ए एंड फ्यूकोजेंथिन। खत्म।
इंपॉर्टेंट पॉइंट था बिल्कुल लास्ट में रखा था कि डायटम्स जो होते हैं दे आर द चीफ ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। डन। उसके बाद अगर मैं बात करूं डायनोफ्लेजिलेट्स की, नाम ही सब कुछ बयां कर रहा है कि इनके पास दो फ्लैजिला देखने के लिए मिलते हैं। एक फ्लैजिला जो रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से निकलता है, एक फ्लैजिला हमारे पास ट्रांसवर्स ग्रुप से निकलता है। फ्लैजिला से मुझे याद आया कि दे डू हैव, इनके पास भी दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजिलास, लेकिन एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। वन इज स्मॉल एंड वन इज लार्ज, वन इज स्मॉल एंड वन लार्ज फ्लैजिला। क्या बोला? इनके अंदर भी दो फ्लैजिला देखने के लिए मिलते हैं हमें, यूग्लिना के अंदर भी। ठीक है ना, रिवाइज करवाते करवाते मुझे पॉइंट याद आ गया जो मुझे बताना था। ठीक है, तो इनके अंदर भी दो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, एक लार्ज होता है एक स्मॉल रहता है। डन। बात करी थी डायनोफ्लेजिलेट्स की। डायनोफ्लेजिलेट्स का एग्जांपल एक ही दिया एनसीईआरटी ने, गोनियोलेक्स। इनका रिप्रोडक्शन रेट काफी ज्यादा हाई होता है, तो ये रेक्टाइड कॉज करते हैं, बस इतना खत्म कर दिया था। उसके बाद यूग्लिनॉइड्स की बात करिए, एग्जाम्पल हमारे पास यूग्लिना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे शो मिक्सोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल इट्स कंप्लीटली एब्सेंट। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीनेशियस कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पैलिकल, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, दो रहते हैं यूग्लिनॉइड्स के अंदर, एक लार्ज रहता है एक स्मॉल रहता है। उसके बाद मिक्सोट्रॉपिक फॉर्म न्यूट्रिशन शो करते हैं, बेपेंदी के लोटे हैं। जहां कंडीशन इसको मिलती है अफोर्डेबल है वहां ये चले जाते हैं। मतलब अगर सनलाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेटिक है, सनलाइट नहीं मिल रही है तो सैप्रोफाइटिक है। बस इस तरीके से हमारा फोटोसिंथेटिक किंगडम प्रोटिस्टा का जो एक पार्ट है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी मैं हेटेरोट्रॉपिक और सैप्रोफाइटिक।